चलिए चलिए मम्मी पापा सागर भाई आप सभी आ जाइए। मेरे सोशल मीडिया पर पूरे 9000 फॉलोअर्स हो गए हैं, इसलिए मैं एक फैमिली फोटो पोस्ट करना चाहती हूँ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। ठीक है बेटा, पागल सी, ना तीज त्योहार ना कोई फंक्शन, इस गधड़े का तो कभी भी फोटो शूट शुरू हो जाता है। चल खींच। कांग्रेचुलेशंस पंखुरी। मैं अभी आई हाँ गैस ऑफ करके, वो शीरा जल जाएगा ना इसलिए। नो 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 कोई प्रॉब्लम नहीं अक्षरा भाभी, इस फैमिली सेल्फी में आप वैसे भी ना एक काला टीका लगोगी। आप जिस भी फोटो में आती हो पूरे फोटो का सत्यानाश हो जाता है, जैसे कि किसी सफ़ेद रुमाल पर कोई काला दाग लग गया हो। पंखुरी सिर्फ अपनी मम्मी मेनका, पापा केशव और भाई सागर के साथ सेल्फी क्लिक करती है और अपनी भाभी अक्षरा के कालेपन का मजाक बनाकर उसे नहीं बुलाती। ये कहानी है काली भाभी अक्षरा की और उसकी गोरी गोरी ननद पंखुरी की। पंखुरी हमेशा अक्षरा के रंग का मजाक उड़ाती और अपने गोरे रंग का घमंड करती। ऐसे ही एक दिन जब घर में त्योहार पर पड़ोस से मिठाई के डिब्बे आते हैं तब, अरे वाह ये मिठाइयाँ तो बहुत ही सुंदर और कलरफुल है, होप सो कि उतनी ही टेस्टी भी हो। अरे ये क्या, इन लाल पीले और सफेद मिठाइयों में ये काला जामुन मिठाई। एक मिनट अक्षरा भाभी, ये लो आ करो आ आ आ। पंखुरी बस बस बस, हाय हाय बेचारी को काली मिठाई खिला दी। अब काले लोगों का मुंह भी काली मिठाई से ही मीठा करेंगे ना माँ, कैसी बात करते हो आप भी। यार भाभी सीरियसली आप तो अंधेरे में दिखाई भी नहीं देती होंगी ना, इतनी काली जो हो। काश आप गोरी होती, फिर मैं भी अपनी फ्रेंड्स के सामने आपको ले जाती और शाइनिंग मारती। पंखुरी तुम यूँ हमेशा अक्षरा के काले रंग का मजाक क्यों उड़ाती रहती हो? प्लीज ऐसा मत किया करो, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। और नहीं तो क्या पंखुरी बेटा, जरा अपनी जुबान पर लगाम दिया कर, यह सब अच्छा नहीं है। अक्षरा तेरी भाभी है, उसकी इज्जत किया कर, माफी मांग उससे। मैं इतनी ब्यूटीफुल हूँ, इतनी गोरी हूँ, और मैं ऐसे काले लोगों की माफ़ी मांगू? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना मम्मी? लेकिन सीरियसली मैं तो काले लोगों को भाव तक ना दूँ, आई हेट दैट। पंखुरी अकड़ दिखाकर अपने बालों को संवारते हुए एटीट्यूड से अपने कमरे में चली जाती है। सच में यह पंखुरी दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। जाने दीजिए ना पापा जी, इट्स ओके। मेरे रंग का मजाक सिर्फ पंखुरी ही नहीं बनाती, सब लोग बनाते हैं, कई कई नामों से चिढ़ाते हैं, सताते हैं। मुझे इस सब की आदत हो गई है, मैं एक कान से सुन लेती हूँ और दूसरे कान से निकाल देती हूँ। फिर एक दिन जब पंखुरी का जन्मदिन आता है तब सारे मोहल्ले वाले लोग और पंखुरी की मॉडर्न सहेलियाँ आती हैं, और जब अक्षरा ट्रे में सबको जूस परोसने आती है तब, नहीं 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 थैंक यू पंखुरी, ये तुम्हारी नौकरानी कैसी दिखती है ना, शी इज सो डार्क। ओह गॉड, हाँ हाँ रिया यू आर राइट, ये मेरी नौकरानी ऐसी ही है, अब क्या करूँ, काली तो है पर खाना पीना और सारा काम एकदम साफ और अच्छी तरह से करती है। वाओ, भगवान करे सबको ऐसी नौकरानी मिले, वरना आजकल की नौकरानियों में तो इतना एटीट्यूड है कि पूछो मत, इतने तेवर दिखाती हैं कि मेरा दिमाग तो हैंग हो जाता है। यस आई नो बैब। अच्छा सुनो, आई नौकरानी जाओ जाकर सबको स्टार्टर्स परोसो। अक्षरा सबको स्टार्टर्स परोसती है और सागर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। मेनका और केशव को भी ये सब अच्छा नहीं लगता, और पंखुरी की बर्थडे पार्टी स्पॉइल ना हो इसलिए सागर मेनका और केशव को पंखुरी को डांटने से रोकता है। फिर सभी मेहमान की जाने के बाद, क्यों रे निगोड़ी, अब तो 12 बज गए हैं और अब तेरा हैप्पी वाला बर्थडे भी खत्म हो गया है। अरे अपनी ही भाभी को नौकरानी बना दिया तूने, जरा भी शर्म नहीं आई तुझे? क्या मम्मी आप भी ऐसे मुझ पर झूठे इल्जाम तो मत लगाओ, मैंने अक्षरा भाभी को नौकरानी नहीं बनाया। पार्टी में आए सभी गेस्ट और मेरी फ्रेंड्स खुद अक्षरा भाभी का काला रंग देखकर उन्हें नौकरानी समझ बैठे, इसलिए मैंने भी मौके पे चौका मार दिया। अब उन्हें ये बताऊं कि ये मेरी भाभी है, अपनी ही इज्जत को अपनी ही हाथों से मिट्टी में मिला दूं, ये चाहती हो क्या? शट अप पंखुरी, बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। अगर आइंदा से तुमने अक्षरा के बारे में कुछ भी कहा या उसे ताने कसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सागर जी, माँ जी, बस आप शांत हो जाइए, क्यों इतना चिल्ला चिल्ला कर अपना गला फाड़ रहे हो? अरे पंखुरी तो बच्ची है, ना समझ है, और मुझे इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा, सच्ची में, ट्रस्ट मी। मुझे इन बेकार के फैमिली ड्रामास में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं है। थोड़ी देर में मुझे अपने स्किन केयर रूटीन का लाइव सेशन करना है। क्या है ना, मेरे सारे फैंस मेरे गोरे गोरे मुखड़े का राज जानने के लिए बेकरार हैं, दैट्स व्हाई आप सभी मेरे लाइव सेशन को ज्वाइन कीजिएगा, एक्सेप्ट अक्षरा भाभी। आपके लिए ना लाइव सेशन एकदम वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि आप चाहे कितनी भी स्किन प्रोडक्ट्स और मेकअप लगा लो, आपका काला रंग तो मिटने से रहा।
पंखुरी हंसते हंसते वहां से चली जाती है। ऐसे ही पंखुरी अक्षरा को बहुत चिढ़ाती रहती और उसके काले रंग को लेकर काफी बुरा भला बोलती रहती, जिसके बदले में अक्षरा उसे कुछ भी नहीं कहती। एक दिन पंखुरी रितेश नाम के लड़के को घर लाती है और परिवार वालों से मिलाती है। रितेश के माँ बाप गिरीश और सुरेखा भी वहां पर आते हैं। तो ये है रितेश। रितेश और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। हाँ, ये कब हुआ? एक्चुअली पंखुरी और मैं दोनों एक दूसरे को ऑनलाइन सोशल मीडिया पर मिले थे और फिर बातें होती गई, मुलाकातें होती गई और हमने तय किया कि अब मेरी फैमिली तो इस रिश्ते से राजी है, तो अब पंखुरी की फैमिली से भी बात की जाए। मेनका जी, केशव जी, हमें तो ये रिश्ता मंजूर है, आपको है कि नहीं ये बताइए। सुरेखा जी, गिरीश जी, अब जब हमारी पंखुरी को रितेश इतना पसंद आया है तो हम क्यों उसकी खुशियों के बीच कंकड़ बनकर आए हैं? और वैसे भी जितना हमने रितेश के बारे में जाना आपसे और इसे देखकर, इसकी पर्सनालिटी को देखकर, हमें भी रितेश पसंद है। जी बिल्कुल, हमें इस रिश्ते को पक्का करने में कोई एतराज़ नहीं है। ठीक है, फिर उठाओ रसगुल्ले और करो मुंह मीठा। जी ये लीजिए, सभी मुंह मीठा कीजिए। लेकिन 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 मेनका जी, केशव जी, आप हमारे बेटे की खातिरदारी का सारा बंदोबस्त तो कर लेंगे ना? जी क्योंकि वही तो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसके बिना ये शादी नहीं होगी। कौन सा चीज़? मैं अभी ला कर देती हूँ आपको फ्रिज से सुरेखा आंटी, फिर तो रितेश और मैं शादी कर सकते हैं ना? अरे नहीं 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 पंखुरी बेटा, वो नहीं, हम दहेज की बात कर रहे हैं। अब वो भी तो एक तरह का शगुन है, एक तरह की शादी की रस्म है, क्यों सागर बेटा? अब सभी सोच में पड़ जाते हैं और फिर केशव दहेज के लिए भी हाँ बोल देता है। अब आप लोग चिंता मत कीजिए, हमारी तरफ से रितेश की खातिरदारी में कोई कमी नहीं होगी। और फिर पंखुरी और रितेश की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद रितेश पंखुरी को घर से बाहर ही निकलने नहीं देता और उसके साथ ठीक से पेश भी नहीं आता। रितेश, मुझे बाहर जाने दो ना। पग फेरे की रस्म के बाद से अब तक पूरे 20 दिन से मैं बाहर नहीं निकली, मुझे घुटन हो रही है घर में। रितेश, नहीं पंखुरी, तुम अब घर में ही रहा करोगी। बाहर कितना पोल्यूशन है, तुम्हारे गोरे रंग को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी खूबसूरती पर एक दाग तक नहीं लगने दूंगा। बाहर की दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तुम्हें किसी की नज़र लग गई तो ना बाबा ना, मैं तो ये रिस्क नहीं लूँगा। खूबसूरती को हमेशा कैद करके रखना चाहिए। रितेश पंखुरी की खूबसूरती को ही उसका दुश्मन बना देता है और पंखुरी की जिंदगी किसी पिंजरे में कैद पंछी से कम नहीं होती। ये सब खिड़की से देख रही अक्षरा हंसती है। बेचारी की पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई और किसी को भनक भी नहीं पड़ी कि ये सब मैंने किया है। ये सारी काली करतूत अक्षरा की ही थी। ये लो, ये पैसे और दूंगी तुम्हें, बस मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए और पंखुरी को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह फंसाना, ऐसी कि वो तुम्हारे सिवा किसी और की सुने ही ना। ओके अक्षरा जी, मेरे इतने सारे सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं, इतना हैंडसम हूँ मैं, पंखुरी से तो मैं शादी कर ही लूँगा। मेरे काले रंग का मजाक उड़ाया था ना, अब देखना तुम्हारा गोरा रंग, तुम्हारी खूबसूरती जिसका तुम इतना घमंड करती थी, वही तुम्हारा पिंजरा बन के रह जाएगी। मेरा बदला पूरा हुआ। अब आई सांस में सांस। और इस तरह अक्षरा पंखुरी से अपना बदला ले लेती है। कुछ ही दिनों पहले सोनल की शादी गुप्ता परिवार के इकलौते बेटे अर्नव के साथ हुई। अब सोनल धीरे धीरे परिवार के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। बात एक सुबह की है, जहां सोनल की सास मालती बैठी अखबार पढ़ रही थी, वहीं उसके ससुर जी उसे आवाज देते हैं। बहू, चाय नाश्ता तैयार हुआ या फिर 2 घंटे और लगेंगे? नहीं नहीं पापा जी, मैं बस अभी चाय लेकर आ गई। ये लीजिए गर्मा गर्म इलायची वाली चाय। वाह वाह बहू, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। अजी आप देख क्या रहे हैं, पीजिए ना चाय। बहू, चाय का रंग कुछ फीका नहीं है, लगता है तुमने चाय पत्ती कम डाली है। अरे आप क्या चाय का रंग रूप देख रहे हैं, चाय पीजिए ना वरना ठंडी हो जाएगी। मालती और किशोर चाय पीते हैं। जहां मालती चाय की बहुत तारीफ करती है तो वहीं किशोर उसमें कमियां निकालता है। बहू, पहली बार के हिसाब से चाय ठीक ठाक ही है, पर अगली बार चाय में छोटी इलायची की जगह बड़ी इलायची डालना, स्वाद बढ़िया आएगा। जी पापा जी, मैं ध्यान रखूंगी। सोनल को अपने ससुर का ये बर्ताव कुछ समझ में नहीं आता, वो अपने काम में लग जाती है। अगले दिन बहू गली में सब्जी वाले से सब्जी ले रही थी। भैया 2 किलो टमाटर, 1 किलो गोभी और 2 किलो आलू दे दीजिए। जी भाभी जी, अभी देता हूँ। और कुछ चाहिए आपको? नहीं नहीं, आप इतना ही तोल दीजिए ना। सोनल सब्जी लेकर घर आती है तो सामने ही किशोर खड़ा होता है। बहुत सब्जियां ले रही थी क्या? हाँ पापा जी, ले ली, बस इन्हें फ्रिज में रखने जा रही हूँ। 1 मिनट बहू, इन सब्जियों के साथ धनिया मिर्ची नहीं लाई तुम? पापा जी, धनिया मिर्च तो पहले ही रखी है घर में, इसलिए मैंने नहीं ली। अरे बहू, सब्जियां लेते हुए धनिया मिर्च तो मुफ्त में ले ही लिया कर। अरे इतनी महंगी सब्जियां ली है तो मुफ्त की धनिया मिर्च क्यों छोड़ना, आगे से ध्यान रखना। ठीक है पापा जी। ये मेरे ससुर सास जैसी हरकतें क्यों करते हैं, हर बात में टोकते रहते।
कभी कभी तो लगता है जैसे ये मेरे ससुर नहीं मेरी सास हो। सोनल जो भी काम करती किशोर उसके काम में कोई ना कोई कमी निकालता रहता, जबकि उसकी सास मालती उसे इतना नहीं टोकती थी। बात एक रोज की है, जब सोनल अचार बनाने के लिए कच्चे आम काट रही थी, तभी मालती वहां से जा रही होती है तो सोनल उसे टोकती है। माँ जी कहीं बाहर जा रही हैं क्या आप? हाँ बहू, जरा विमला के साथ टहलने जा रही हूँ। घर में बैठे बैठे वजन बढ़ गया है मेरा। क्या कोई काम था क्या? हाँ माँ जी, ये आम अचार के लिए काट रही हूँ, देखिए ना ठीक कटे हैं या और छोटे करूँ? नहीं नहीं बहू, ठीक ही है। तू जैसा बना देगी हम खा लेंगे। और वैसे भी तेरा हाथ लग गया तो अचार का स्वादिष्ट बनना तो तय ही है। क्या माँ जी, आप तो मेरी बेवजह ही तारीफ करती रहती हैं। अच्छा बहू, मैं चलती हूँ, जल्दी लौट आऊँगी। तभी किशोर अंगड़ाई लेते हुए वहां आता है और सोनल को आम काटते हुए देखकर कहता है, ओहो बहू, ये क्या कर रही हो? लगता है बुढ़ापे में नजर कमजोर हो रही है इनकी। पापा जी अचार के लिए आम काट रही हूँ। वो तो मुझे भी दिख रहा है बहू, लेकिन ये क्या, कोई बड़ा तो कोई छोटा आम काटा है? ये सारे बराबर होने चाहिए। अचार खाने के साथ साथ देखने में भी तो अच्छा लगना चाहिए ना। जी पापा जी। बहू, काम करते वक्त ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? थोड़ा मन लगाकर काम किया करो। अभी मेरे लिए चाय बना कर ले आओ, एकदम कड़क वाली। जी ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सोनल मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। शाम के समय जब अर्नव घर लौटता है तो देखता है सोनल गुस्से में बैठी है। क्या हुआ सोनल, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? बड़ी चुपचाप बैठी हो। मैं तो चुप बैठूंगी, तुम्हारे पापा जो सारा दिन बोलते रहते हैं मुझ पर। क्या बोल रही हो? क्या किया उन्होंने? क्या किया नहीं, वो हमेशा एक ही काम करते हैं, बैठकर मेरे कामों में कमी निकालना, जैसे वो मेरे ससुर नहीं मेरी सास हो। अरे सोनल, ऐसी बात नहीं है, वो घर में रहते हैं ना तो थोड़ा कामों पर ध्यान चला जाता होगा, इसलिए टोकते हैं, बाकी कोई बात नहीं है। रहने दो, पहले दिन मेरी बनाई चाय में कमी निकाली, फिर कहते हैं सब्जियों के साथ मुफ्त का धनिया मिर्च क्यों नहीं लाई, और आज तो हद ही हो गई, मुझे कहते हैं अचार के लिए आम बराबर नहीं काटे हैं। अरे अब क्या मैं नाप नाप कर आम काटूं? ओहो, तुम तो कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो इन बातों पर, शांत हो जाओ। अर्नव सोनल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। रात को सभी खाना खाने बैठते हैं। बहू, दाल नहीं बनाई क्या आज तूने? माँ जी बनाइए ना, ये लीजिए। तुम दाल ना खाओ तो ही अच्छा है। बहू ने दाल में ठीक से तड़का ही नहीं लगाया। किशोर की इतना बोलते ही सोनल अर्नव को घूरने लगती है। कैसी बात कर रहे पापा, दाल तो बहुत अच्छी बनी है। अरे तुझे तो बासी दाल भी अच्छी लगती है, स्वाद का तो तुझे जरा भी अंदाजा नहीं। और बहू, दाल में हमेशा हींग का तड़का लगाया करो। हाँ बहू, वो क्या है ना, इनको गैस की दिक्कत रहती है ना, इसलिए कह रहे हैं। जी ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। उसके बाद तो सोनल के गले के नीचे से खाना ही नहीं उतरता। खाने के बाद रसोई में बर्तनों को साफ करते हुए वो खुद ही बड़बड़ा रही थी। पता नहीं ससुर जी अपने आप को समझती क्या है, हर काम में ऐसे कमी निकालते हैं मानो माँ जी नहीं वही मेरी सास हो। बहुत हुआ, कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे इनकी ये कामों में कमी निकालने की बुरी आदत चली जाए। सोनल किशोर की कामों में कमी निकालने वाली आदत से इतनी परेशान हो जाती है कि अगले दिन अपनी सहेलियों को घर बुलाती है। दिव्या, विनीता, बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों आ गई, कितने दिनों बाद हम मिल रहे हैं, सच में बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देखकर, इसीलिए तो आगे तुझसे मिलने। पापा जी, ये मेरी सहेलियां हैं दिव्या और विनीता, इन्हें एक कमरे में बिठाऊं या हॉल में ही? सोनल के ऐसा पूछने पर किशोर उसे हैरानी से देखने लगता है और मुस्कुराकर जवाब देता है, बहू, ये तुम्हारी सहेलियां हैं और यह घर भी तुम्हारा है, जहाँ तुम्हारा मन कर बिठा लो। अरे आज इनके अंदर की सास कहाँ गई? है, वो तो है ही पापा जी, मैं तो बस पूछ रही थी। है यही बैठ जाते ना, मुझे नहीं लगता कि अंकल जी को कोई दिक्कत होगी। बिल्कुल नहीं, बैठो बैठो, आराम से बैठो। किशोर भी वहीं अखबार लेकर बैठ जाता है। सोनल और उसकी सहेलियां जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसती बातें करती, लेकिन किशोर उन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। तो दिव्या धीरे से कहती है, अरे सोनल, तूने तो कहा था तेरे ससुर बात बात पर सास की तरह टोकते हैं, पर इनके बर्ताव से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। वही तो, देख कितने आराम से बैठे हैं, जैसे हम लोग यहाँ बैठे ही ना हो। तुम दोनों को पता नहीं, मेरे ससुर किसी सास से कम नहीं है। अब तक तो न जाने कितनी बार टोक दिया होता मुझे, लेकिन पता नहीं अभी न जाने इनके अंदर की सास कहाँ सोई पड़ी है। बहू, तुम लोग आराम से बात करो, मैं जरा शर्मा जी के घर होकर आता हूँ। और किशोर वहां से निकल जाता है। सोनल ने अपनी सहेलियों से किशोर को ताने देने का जो प्लान बनाया था वो तो धरा का धरा ही रह जाता है। लेकिन अगले दिन घर की सफाई करते हुए किशोर उससे कहता है, बहू, जरा अच्छे से सफाई करो, अभी भी इस टेबल पर कितनी धूल जमी है। अच्छी वो कर तो रही है, आपका बीच में टोकना जरूरी है क्या? चुप कीजिए, मुझे न्यूज़ सुनने दीजिए। जा गई है इनके अंदर की सास, इनकी आदत नहीं जाने वाली। सोनल, तू ये खुद को समझा ले। अब इस तरह से सोनल खुद को ही समझा लेती है कि भाई उसके पापा जी किशोर का मिजाज ही कुछ ऐसा है।